नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी इससे कई पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये आपका सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसका एक सेट एक क्लास में दे चुका हूँ, दूसरा प्रैक्टिस सेट ये है। एक पार्ट में इसका दे चुका हूँ इस सेट का, दूसरा पार्ट ये है। तो ये पहला क्वेश्चन इसका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य बताना है कि शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। क्या शिक्षण विज्ञान एक एवं कला दोनों है, शिक्षण निर्देशन है या शिक्षण परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा। तो शिक्षण क्या होता है दोस्तों, शिक्षण एक निर्देशन है। तो इसका सटीक ऑप्शन जो है कथन सही है कि शिक्षण एक निर्देशन होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण एक अनुदेशनात्मक शिक्षण संबंधी रणनीति है जो विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करती है, इसलिए शिक्षण एक निर्देशन है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता को निम्न में से किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। तो कक्षा के अंदर और बाहर जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछने के लिए, या सामूहिक कार्य में दूसरे छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, या जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करना जो एक अध्यापक पूछता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ा करिए कि प्रेरित नहीं करता है, नहीं शब्द। तो नहीं क्या नहीं करता है, तो आपका सबसे लास्ट वाला नहीं करता है कि प्रश्नों के उत्तरों को याद करना। याद करने की बात नहीं आती, रटाने की बात जहाँ आए, जहाँ याद करने की बात आए, तो ये काम ये जो है चीज़ बहुत गलत होता है। इससे छात्रों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर अधिगमकर्ताओं को उत्तरों को रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो इससे सीखने के लिए नकारात्मक वातावरण तैयार होगा और तब सिखाई गई अवधारणा को समझने के महत्व को अनदेखा किया जाएगा और पूरा ध्यान रटने पर केंद्रित हो जाएगा। इससे शिक्षण प्रक्रिया अच्छी प्रकार से नहीं चलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, किशोरावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है। तो सबसे जो उचित हो सकता है वो कौन सा है दोस्तों, संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में बढ़ोतरी, या अध्यापक के प्रति लापरवाही प्रवृत्ति, या चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है। तो ये कथन है कि किशोरावस्था में चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है। यहाँ किशोरावस्था की बात दोस्तों की जा रही है, तो इसी अवस्था में बालक का मूल चिंतन क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है। क्योंकि इन वर्षों के दौरान भविष्य के विकास का या मस्तिष्क के विकास का अर्थ है कि बालक एक अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। इसलिए सबसे सटीक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, प्याजे के किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है। तो जो अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है, अनैच्छिक क्रियाओं से, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्याजे की ये चारों अवस्थाएं हैं दोस्तों। ये आपकी 4th अवस्था हो जाएगी और ये आपकी दोस्तों तीसरी अवस्था, ये दूसरी अवस्था, और इसको आप पहली अवस्था भी कह सकते हैं। तो लिखा है कि अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता व्यवहार, तो ये क्या है, गतेंद्रीय अवस्था में, यानी पहली अवस्था में बालक जो अनैच्छिक क्रियाएं करता है, हाथ चलाता है, मुंह चलाता है ना, पैर चलाता है, तो ये क्रियाएं होती हैं क्या, गतेंद्रीय अवस्था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 सही हो जाएगा। अगला है, यदि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा कि शिक्षण प्रणाली असफल रही है। क्या हो जाएगा कि शिक्षण प्रणाली असफल रही है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सीटेट सिर्फ बालक को केंद्र में रख के क्वेश्चंस बनाता है। अगर आप बालक को केंद्र में रख करके कोई विद्यार्थी के ऊपर किसी चीज़ को आपको थोपना नहीं चाहिए, और अगर विद्यार्थी असफल होता है तो इसका मतलब आपकी शिक्षण प्रक्रिया गलत है। आप अच्छी तरीके से बालक को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, इसलिए ये शिक्षण प्रक्रिया असफल मानी जाती है।
क्योंकि प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न क्षमताओं के साथ जन्म लेता है और एक शिक्षण कक्षा में अध्यापक के लिए किसी एक विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न है और इसलिए उसकी आवश्यकता भी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। अगला है बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है। तो बाल विकास जो जिम्मेदारी दोस्तों हैं ये दोस्तों हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की होती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की होती है बाल विकास की जिम्मेदारी। क्या अभिभावकों और शिक्षकों दोनों की होती है या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की होती है? नहीं। तो आपका जो इसका क्वेश्चन है क्यों ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्यों है? क्योंकि एक बालक की विकास प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है। 2 मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसलिए बालक की जिम्मेदारी जो है वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर निर्भर होती है। कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के माता पिता के गुण बच्चों में अधिकतर जो है आते हैं, और लेकिन इसमें यह भी माना जाता है कि बालक के जो माता पिता के गुण नहीं भी आते हैं, यह भी माना जाता है। लेकिन आपको ज़्यादातर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव और वातावरण दोनों का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। तो इसका इस क्वेश्चन के अनुसार से उत्तर इसका जो है तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है? तो देखिए इसमें कौन बढ़ावा नहीं देता है? तो जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना, ये बढ़ावा नहीं देता है। बाकी विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहता है। बिल्कुल मापक के रूप में अधिगम बढ़ावा देगा नहीं देता है, सिर्फ चौथा हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों को फीडबैक भी प्राप्त करना होता है और जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण भी तैयार करना होता है, और पढ़ाए गए विषय के बारे में प्रस्तुत करने के लिए भी कहना होता है। ये मापन के जो है अधिगम को बढ़ावा देते हैं ये तीनों ऑप्शन। लेकिन चौथा जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना, ये आपको बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चारित्रिक निर्माण में सहायक है? तो चारित्रिक निर्माण में जो सहायक दोस्तों होता है, क्या इच्छा शक्ति होती है? चरित्र के निर्माण में इच्छा शक्ति की क्या आवश्यकता होती है? और नैतिकता या व्यवहार और बर्ताव? तो इन तीनों ऑप्शन में से नैतिकता भी होती है लेकिन व्यवहार भी होता है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे सटीक उत्तर बैठता है वो आपका बर्ताव होता है। क्या होता है? बर्ताव, जो कि चरित्र के निर्माण में सबसे सहायक होता है। एक बालक का बर्ताव किस प्रकार से है और कैसे वो दूसरे से बर्ताव करता है, ये बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। अगला है सामाजिकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? तो सामाजिकरण जो प्रक्रिया है किसकी? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की है सामाजिकरण। क्वेश्चन को जो सटीक कीवर्ड होता है इसको आप पहले अंडरलाइन कर लिया करो या पकड़ा करो कि सामाजिकरण। तो सामाजिकरण की किसकी प्रक्रिया है? तो सामाजिकरण जो है मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आत्मसात और समझौता करने की है? तो आत्मसात और समझौता करने की बिल्कुल नहीं हो सकती है। एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना, ये भी नहीं। ये दोनों ऑप्शन नहीं। सबसे आपका सटीक उत्तर पहला ही बढ़ता है कि मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिकरण अंतःक्रिया के माध्यम से दूसरों से मूल्यों और विश्वासों को अपनाने की एक प्रक्रिया है। अवलोकन और अंतःक्रिया के द्वारा हम समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्या आपका पहला है निरंतरता? अगर कौन सा नहीं इसमें पूछ रहा है, लेकिन आपको इसमें छांटना है कौन कौन से होते हैं। तो क्या निरंतरता का सिद्धांत होता है मानव विकास का? बिल्कुल किया गया है कि निरंतरता का सिद्धांत भी दिया गया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी आपका सिद्धांत दिया गया है। क्रमबद्धता का नियम दिया गया है, लेकिन कब क्या परिवर्तनीयता का नियम दिया है किसी ने? नहीं, परिवर्तनीयता का कोई नियम होता ही नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं है। तो आपके तीनों सही है, लेकिन आपका नहीं इसमें पूछ रहा है उत्तर। तो आपका परिवर्तनीयता का नियम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दोस्तों सही हो जाएगा।
अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है? अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही रहेगा? यह सही रहेगा, शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, या एक समान विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को आसान बनाया जाना चाहिए, या अध्यापक को अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए केवल एक ही अधिगम शैली को प्रयोग में लाना चाहिए, या एक जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को मतभेद से बचाने के लिए एक ही कक्षा में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो सकता है? तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर हो सकता है, शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। क्योंकि एक अध्यापक को अपने छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को पहचान करनी चाहिए ताकि अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार किया जा सके। चलिए अगला है, सामाजिकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है दोस्तों। तो जिसमें क्या शामिल होता है? तो जिसमें दोस्तों शामिल होता है अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल और प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। दोस्तों यही आपका सबसे सटीक जो है माना जाता है। बाकी क्या बलपूर्वक अधिगम कर सहपाठियों और शिक्षकों का अनुकरण करते हुए सोचना और व्यवहार करना चाहिए? बलपूर्वक यानी थोपा जा रहा है, जहाँ पे थोपने की बात आए उस आंसर को या उस जो है ऑप्शन को बिल्कुल हटा देना चाहिए। छात्रों के परिवारों के माध्यम से समझौता और सामाजिकरण को रोकना। समझौते की बात यहाँ पे आ रही है, क्या बच्चे के बीच समझौता हो सकता है? समाज से समझौता करके सिखाया जा सकता है? तो बिल्कुल ये भी बात थोपी जा रही है। मूल्यों और दृष्टिकोणों का शिक्षण एवं मूल्यांकन, मूल्यों और दृष्टिकोणों का ये भी कुछ सटीक नहीं बैठ रहा है। तो सबसे सटीक आपका क्या है कि अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य दोस्तों क्या हो सकता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बच्चों को व्यापक सामाजिक आदतों और अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षा देना। नहीं, अंक प्राप्त करने के लिए क्या शिक्षा दी जाता है? नहीं, बालक को ज्ञान देने के लिए शिक्षा दी जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ना कि अंक प्राप्त करने के लिए। ये भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्या बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों को विकास करना। ये बिल्कुल सही है कि बालक को एक सक्रिय रूप में सदस्य बनाना चाहिए, बालक को प्रतिदिन वो क्रिया करनी चाहिए सक्रिय रूप से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 28 का ये ऑप्शन नंबर सही हो सकता है। बाकी बालक को बिना प्रश्न उठाए सामाजिक नियमों का अनुपालन करना चाहिए, बिना प्रश्न उठाए। क्यों बालक क्या प्रश्न नहीं उठा सकता है? ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, नहीं, उसकी पृष्ठभूमि को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके समाज को लेकर के शिक्षा देनी चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए, कक्षा में उपलब्ध अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि उसके अच्छे अंकों का कारण क्या है। तो उसके अच्छे अंकों का कारण दोस्तों जो हो सकता है वो क्या होता है? उसकी स्वयं की मेहनत। सबसे सटीक उत्तर है उसकी स्वयं की मेहनत होती है। क्या उसकी स्वयं की उच्च स्तरीय बुद्धि? नहीं, उच्च स्तरीय बुद्धि तो मेहनत के द्वारा ही बनाई जाती है। अधिकतम शैक्षिक कार्यों की सुगमता, अधिकतम शैक्षिक कार्यों की सुगमता, ये भी नहीं। इसका जो है प्रोत्साहित करने, प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए। क्या इसके बारे में बताना चाहिए कि उसकी उच्च स्तरीय बुद्धि या उनके शिक्षकों के उदार मापदंड? नहीं, ये भी नहीं। अपने बच्चों के पास ज़्यादा ना तो उदार बनना चाहिए और ना ही ज़्यादा कठोर बनना चाहिए, सामान्य बनना चाहिए। उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए, बस कि उसको ध्यान में रख करके, उसको केंद्र में रख करके न ज़्यादा उदार और न ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। तो सबसे सटीक उत्तर जो बैठता है उसकी स्वयं की मेहनत। उसकी बात, बच्चे की जो स्वयं की मेहनत होती है वही सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, विद्यार्थियों को
प्रोत्साहित करती है और उपलब्ध प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि उसकी जो स्वयं की मेहनत होती है वही सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगी। चलिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? तो जो इसका कारक वंशानुक्रम संबंधी, वंशानुक्रम मतलब उसके माता पिता में, उसके वंशजों में क्या क्या गुण उससे मिलते हैं, कि साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण मिलता है, या चिंतन करने का ढंग है, या आंखों का रंग, या सामाजिक गतिविधियों की हिस्सेदारी। नहीं, आपका आंखों का रंग। कहते हैं कि अगर माता पिता का रंग जैसा होगा वैसा ही बालक का भी रंग होता है। ये जरूरी नहीं, इस पे अपवाद भी है, लेकिन ये वंशानुक्रम संबंधी तथ्य हैं। तो इसलिए जो आंखों का रंग आपने देखा होगा, जिसके माता पिता की आंखें रंग नीली होती हैं, जैसा होता है उसके पिता की भी, उसके बेटे का भी वैसा ही रंग होता है। ये कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है और इस पे तर्क भी दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो बताया जा रहा है वो आंखों का रंग ही वंशानुक्रम संबंधी कारक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई भी प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।